बच्चों, आज हम जानेंगे संसाधन और संसाधनों का वर्गीकरण। हमारे पर्यावरण में या हमारे आसपास वे समस्त वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को की पूर्ति करते हैं वे सभी क्या कहलाती हैं? संसाधन। और जिनको बनाने की प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है वे सभी कहलाते हैं संसाधन। ये हमें प्राणियों से और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे कई खाद्य सामग्रियां हैं और हमको वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, और जैसे दूध, मांस आदि जो है हमको जीवों से प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी वस्तुएं और जिनको बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है उसको हम संसाधन कहते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण, जब हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं तो इनको 4 प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 समाप्यता के आधार पर, नंबर 3 स्वामित्व के आधार पर और नंबर 4 विकास के स्तर पर आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति माने इनका कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ से हमको मिले, तो इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 जैव संसाधन, नंबर 2 अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन हैं जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होता है। जैव मंडल में जीव जंतु और वनस्पति दोनों आ जाते हैं। अभी हमने ऊपर बताया हमको कई खाद्य पदार्थ हैं वो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, और दूध, मांस आदि हमको क्या जीवों से प्राप्त होता है। तो ये क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन। अजैव ये प्राणियों से प्राप्त होते हैं, यानी कि जीवन, इनमें जीवन भी होता है जैव संसाधनों में। अजैव संसाधन ये निर्जीव होते हैं, इनमें जीवन नहीं होता है, जैसे धातुएं और चट्टानें। तो ये इस प्रकार के संसाधन, धातुओं से बनी वस्तुएं और चट्टानों से हमको पत्थर, मिट्टी आदि कई प्रकार की चीजें मिलती हैं, ये सब अजैव संसाधन के रूप में जानी जाएंगी। नंबर 2 समाप्यता के आधार पर संसाधनों की बात करते हैं। समाप्यता का मतलब है कि ये संसाधन हमारे कब तक हमारे काम आ सकते हैं, कब तक चलेंगे, तो इनको भी 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 नवीकरण योग्य संसाधन, नंबर 2 अनवीकरण योग्य संसाधन। और नवीकरण योग्य संसाधन किन्हें कहेंगे हम? जिन संसाधनों को भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है या पुनः बनाया जा सकता है और इनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे? नवीकरण योग्य संसाधन कहेंगे। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल आदि। जब तक सूरज का प्रकाश रहेगा, हवा रहेगी, जल रहेगा, तब तक हम इनसे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नवीकरण योग्य संसाधन है। दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन। इस प्रकार के संसाधनों को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं और ये हमारी पृथ्वी में सीमित मात्रा में भी उपलब्ध है, जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, धातुएं आदि। तो इस प्रकार के संसाधनों को हम अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। इसमें भी सक्रिय और अचक्रिय 2 प्रकार के संसाधन है। चक्रीय संसाधन जैसे धातुओं का प्रयोग हम पुनः कर सकते हैं, तो ये चक्रीय संसाधन के रूप में जाना जाएगा। अगर हम पेट्रोल की बात करें, डीजल, कोयले की बात करें, तो इनको हम जब एक बार प्रयोग करते हैं तो ये समाप्त हो जाते हैं, फिर इनको हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये अचक्रीय संसाधन कहलाए जाएंगे। तीसरा है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब होता है, यहाँ पर स्वामित्व का मतलब मालिक या स्वामी, उसके आधार पर। तो इसमें 4 प्रकार हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधनों की बात करते हैं तो ये इस प्रकार के संसाधन है जिसमें किसी व्यक्ति का अपना निजी स्वामित्व होता है या किसी वस्तु का वो मालिक होता है, जैसे घर, जमीन या अन्य प्रकार की जायदाद जिसमें व्यक्ति का अपना मालिकाना हक होता है। तो इस प्रकार के संसाधनों को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे सरकार द्वारा किसानों को भूमि आवंटित की गई है, लेकिन किसान उसका क्या दे रहा, उसमें लगान दे रहा, तो वो भी क्या कहलाई जाएगी? उसकी व्यक्तिगत संसाधन में आ जाएगी। दूसरा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन कहलाएंगे। सामुदायिक का अर्थ यहाँ पर है समूह, जिन संसाधनों का उपयोग पूरा समूह करता है। तो ये इस प्रकार के संसाधन हैं जिसमें समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होती है, या समुदाय के सभी सदस्यों का उसमें स्वामित्व होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कहें चारागाह कहें, पार्क या शमशान घाट कहें, या आपका तालाब कहें, और शहरी क्षेत्र में आ जाए तो पार्क हैं, खेल मैदान है, पिकनिक स्थल आदि हैं। ये सब सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहे जाते हैं। और इसका अगला है राष्ट्रीय संसाधन। ये इस प्रकार के संसाधन हैं किसी देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर और समुद्र तट से
अगर हम भारत की बात करें, समुद्र का दक्षिणी तट पर, ये पूर्वी और पश्चिमी दक्षिणी हिस्सा, इसके 12 मील की दूरी तक जो है उपलब्ध, उसके अंदर राजनीतिक सीमाओं के अंदर और 12 समुद्री मील दूरी के अंदर उपलब्ध संपदा जो भी होगी वो राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जानी जाएगी। और इनमें सारे खनिज पदार्थ आ जाते हैं, जल आ जाता है, वन आ जाते हैं, ये सारे संसाधन क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जाने जाएंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन हैं जिन पर किसी देश का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, किसी भी देश का अपना अधिकार नहीं है, उसका स्वामी नहीं है, बल्कि उन संसाधनों का प्रयोग हम उनके प्रयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बाद या अनुमति के बाद ही कोई देश उन संपदाओं का उपयोग कर सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समुद्र महासागरों में किसी भी देश की सीमा से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो भी संपदा होगी वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जानी जाएगी। और अगला लास्ट है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। इसमें एक है संभाव्य। संभाव्य माने जिसकी संभावना है। हमारे किसी प्रदेश में इस प्रकार के संसाधन बहुत ज्यादा होते हैं या विद्यमान हैं, लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि उस तरह की प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अपने देश के गुजरात और राजस्थान राज्य की बात करें, वहां पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण हम उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगला है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, पता लगाया जा चुका है और जिनकी गुणवत्ता, उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे, विकसित संसाधन कहेंगे। और अगला इसी का प्रकार है भंडार। भंडार में वे संसाधन सभी जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी या तकनीकी अभाव के कारण हमारी पहुंच से अभी भी क्या है, बाहर हैं। जैसे हम जानते हैं जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक से बनता है और ये ऊर्जा के अपार भंडार है, इनमें ऊर्जा का अपार भंडार, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण आज भी हम हमारी पहुंच से क्या है, बाहर हैं। तो इस प्रकार के संसाधनों को हम भंडार के रूप में जान सकते हैं। और अगला है संचित कोष। संचित कोष में ये भंडार का ही एक रूप है, जो हमारे पास भंडार का ही एक रूप है, लेकिन तकनीकी ज्ञान की सहायता से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ हमने कहा था प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण हम इन भंडार में जो उपलब्ध हमारे पास है इनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल वही बात है, जब प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी तो हम इनका अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। जैसे कि नदियों के जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसका हम अभी बहुत सीमित मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, और आने वाले भविष्य में जब हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो प्रौद्योगिकी के उपलब्धता के साथ हम इनका भविष्य में अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। ये संचित कोष में है। तो बच्चों, ये हमने संसाधन और संसाधनों के वर्गीकरण या प्रकार के बारे में जाना। इसमें से बोर्ड परीक्षाओं में, हमारे उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न भी आता है। प्रश्न इस तरह से आते हैं कि संसाधन की परिभाषा लिखिए, या संसाधन किसे कहते हैं, या उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, या समाप्यता के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, या जैव तथा जैव संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए, नवीकरण योग्य तथा अनवीकरण योग्य संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए, या पूरा एक लंबा प्रश्न आ सकता है कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए।